नमस्कार। नमस्कार। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई कहता है मैं तो सिंह राशि का हूँ, दूसरा कहता है मेरी राशि वृषभ है, और फिर कोई तीसरा आता है और कहता है मेरा तो लग्न मिथुन है। बिल्कुल। ये सब सुनकर मतलब कंफ्यूजन होना तो लाजमी है। क्या ये सब एक ही चीज है या इनमें कोई बहुत गहरा अंतर है? सही बात है। और सबसे बड़ा सवाल, हमारे व्यक्तित्व का असली कंट्रोलर कौन है? हमारी आत्मा, हमारा मन, या वो चेहरा जो हम दुनिया को दिखाते हैं? बिल्कुल। और यही विरोधाभास आज हमारी चर्चा का केंद्र है। ज्यादातर लोग ज्योतिष को सिर्फ एक राशि तक सीमित कर देते हैं, लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। हम आज ज्योतिष के 3 सबसे बुनियादी स्तंभों को परत दर परत खोलेंगे: सूर्य राशि, चंद्र राशि और लग्न। तो अगर आप अपनी कुंडली खुद समझना चाहते हैं और इन परतों के पीछे छिपे असली आप को जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। यहाँ प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी सिखाई जाती है। चलिए इस उलझन को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। आज का हमारा लक्ष्य सिर्फ परिभाषाएं जानना नहीं है, हमारा लक्ष्य है इन तीनों के बीच के रिश्ते को समझना, इनके डायनामिक को समझना। जी, ये कैसे एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, कैसे टकराव पैदा करते हैं और कैसे ये तीनों मिलकर उस जटिल और अनोखी कहानी को जन्म देते हैं जो हम हैं। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहाँ से ज्यादातर लोग करते हैं, सूर्य राशि यानी सन साइन। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी तो लगभग पूरी तरह इसी पर टिकी है। इसे आत्मा का कारक कहा जाता है। लेकिन अगर ये हमारी कोर आइडेंटिटी है तो एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता है। पूछिए। मेरे जितने भी दोस्त सिंह राशि के हैं वो सब मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक बहुत शर्मीला है और दूसरा हर पार्टी की जान होता है। अगर सूर्य राशि इतनी ही मौलिक है तो इतना बड़ा फर्क कैसे हो सकता है? ये एक शानदार सवाल है और यही हमें सतही ज्योतिष से गहरे विश्लेषण की ओर ले जाता है। देखिए, सूर्य को आत्मकारक कहना बिल्कुल सही है। अच्छा। ये आपकी आत्मा का मूल उद्देश्य है, आपकी जीवन शक्ति, आपका अहंकार और आत्मसम्मान का केंद्र। ये वो ऊर्जा है जो आपको दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो ये एक तरह की ड्राइविंग फोर्स है। बिल्कुल। संक्षेप में ये मैं कौन बनना चाहता हूँ का जवाब है। सिंह राशि में सूर्य होने का मतलब है कि आत्मा की मूल इच्छा नेतृत्व करने, रचनात्मक होने और सम्मान पाने की है। बनना चाहता हूँ, ये दिलचस्प है। तो आप कह रही हैं कि ये एक मंजिल है, जरूरी नहीं कि ये वर्तमान की हकीकत हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सूर्य आपकी क्षमता है, आपका पोटेंशियल, लेकिन वो क्षमता कितनी प्रकट होगी वो कुंडली के बाकी ग्रहों पर निर्भर करता है। जी हाँ, वो शर्मीला सिंह मित्र हो सकता है उसका सूर्य कुंडली के 12वें घर जैसे किसी छिपे हुए भाव में हो, या उसके शनि जैसे किसी धीमे ग्रह की दृष्टि हो जो आत्मविश्वास को रोकती है। और जो पार्टी की जान है, हो सकता है उसका सूर्य दशम भाव यानी करियर के घर में हो और उसे मंगल जैसी ऊर्जा का साथ मिल रहा हो। तो सूर्य बीज है, लेकिन उसे कैसी मिट्टी और कैसा पानी मिलता है ये बाकी कुंडली तय करती है। समझ गया। तो ये गाड़ी का इंजन तो है, पर इंजन की हॉर्स पावर का पूरा इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, ये ड्राइवर और सड़क की हालत पर निर्भर करेगा। क्या बात है, बहुत अच्छा उदाहरण है। तो फिर इसकी सीमाएं क्या हैं? सिर्फ सूर्य राशि के आधार पर किसी को समझना क्यों गलत है? इसकी सबसे बड़ी सीमा ये है कि सूर्य आपके रोजमर्रा के व्यवहार, आपकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं, आपके डर, इन सब को नहीं दर्शाता। अच्छा। वो आपके आत्मा की महत्वाकांक्षा है, लेकिन आपका रोज का अनुभव नहीं। आपका मन कैसे काम करता है, आप प्यार में कैसा महसूस करते हैं, या आपको किस बात से असुरक्षा होती है, इन सवालों का जवाब सूर्य के पास नहीं है। और मुझे लगता है कि यहीं से चंद्रमा की भूमिका शुरू होती है। बिल्कुल। हाँ, जो रोज का राशिफल अखबारों या एप्स में देखते हैं वो चंद्र राशि के हिसाब से होता है। तो इसका मतलब हमारे डे टू डे एक्सपीरियंसेस पर चंद्रमा का असर सूर्य से कहीं ज्यादा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अगर सूर्य हमारी आत्मा का स्थायी सूरज है तो चंद्रमा हमारे मन का बहता हुआ समुंदर है जिसमें लगातार ज्वार भाटा आता रहता है। वाह। चंद्रमा ज्योतिष में मन, भावनाओं, सुरक्षा, पोषण और हमारी माँ का कारक है। यह हमारी वो आंतरिक दुनिया है जिसे हम हर पल महसूस करते हैं। ये मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ का जवाब है। और क्योंकि चंद्रमा सबसे तेज चलने वाला ग्रह है, शायद हर 2.25 दिन में राशि बदलता है। जी बिल्कुल, इसीलिए दैनिक राशिफल इसी पर आधारित होता है।
ब्रह्मांड की ऊर्जा का जो प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है वो बहुत तेजी से बदलता है। इसीलिए रोज के मूड, छोटी छोटी घटनाओं और मानसिक स्थिति को समझने के लिए चंद्र राशि सबसे सटीक पैमाना है। तो सूर्य हमारी स्थायी पहचान है और चंद्रमा हमारा परिवर्तनशील मन। हाँ, और इन दोनों के बीच का तालमेल या टकराव ही हमारे अंदर की शांति या बेचैनी को तय करता है। सोचिए किसी का सूर्य मेष जैसा अग्नि तत्व का हो, जो कहे चलो आगे बढ़ो, दुनिया जीतो। हाँ, एक्शन लेने वाला। और चंद्रमा कर्क जैसे जल तत्व का हो, जो कहे नहीं, घर पर रहो, सुरक्षित महसूस करो। उस व्यक्ति के अंदर हमेशा एक खिंचतान चलती रहेगी। ये तो बहुत गहरा है। तो एक मजबूत और कमजोर चंद्रमा में क्या फर्क होगा? किसी व्यक्ति के जीवन में इसे कैसे देख सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे पास एक बार एक क्लाइंट आए थे जिनका चंद्रमा बहुत कमजोर था। वो एक बहुत सफल सीईओ थे, उनकी सूर्य राशि और लग्न बहुत शक्तिशाली थे। तो बाहर से तो सब बढ़िया था। दुनिया के लिए वो एक चट्टान थे, लेकिन उन्होंने बताया कि छोटी छोटी बातों पर, जैसे किसी मीटिंग में एक जूनियर की टिप्पणी पर उन्हें रात में पैनिक अटैक आ जाते थे। अरे, उनकी कुंडली में चंद्रमा शनि के साथ था, जिससे विष योग बन रहा था। दुनिया के लिए वो एक राजा थे, पर अंदर से उनका मन पूरी तरह बिखरा हुआ था। ये एक परफेक्ट उदाहरण था कि कैसे एक कमजोर चंद्रमा एक शक्तिशाली कुंडली को भी भीतर से खोखला कर सकता है। तो फिर एक मजबूत चंद्रमा वाला व्यक्ति कैसा होगा? इसके विपरीत एक मजबूत चंद्रमा जैसे अपनी ही राशि कर्क में हो, तो व्यक्ति का मन स्थिर होता है। वो भावनात्मक रूप से संतुलित होता है और मुश्किल समय में भी शांत रहकर निर्णय ले पाता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को समझता है, जबकि कमजोर चंद्रमा ओवरथिंकिंग, बेवजह का डर और मूड स्विंग्स पैदा करता है। तो सूर्य हमारी आत्मा की इच्छा हो गई, चंद्रमा हमारी मन की स्थिति। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे एक बाहरी व्यक्तित्व भी होता है, एक तरह की सोशल पर्सनालिटी जी, जो शायद हमारे अंदरूनी मन से बिल्कुल अलग हो। कई बार लोग हमें जैसा समझते हैं, हम अंदर से वैसे होते नहीं। ज्योतिष में इसे कैसे देखा जाता है? हाँ, और वो तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है लग्न। असेंडेंट? जी, असेंडेंट। लग्न वो राशि है जो किसी व्यक्ति के जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर उदय हो रही होती है। अच्छा। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण ये हर 2 घंटे में बदल जाती है। इसीलिए ज्योतिष में जन्म के समय का इतना महत्व है। सिर्फ कुछ मिनटों से भी फर्क पड़ सकता है? सिर्फ 4-5 मिनट के अंतर से भी लग्न बदल सकता है, और अगर लग्न बदला तो पूरी कुंडली का नक्शा ही बदल जाता है। नक्शा बदलने से आपका क्या मतलब है? ये इतना निर्णायक क्यों है? क्योंकि पूरी कुंडली का ढांचा यानी 12 भावों की बनावट लग्न से ही तय होती है। लग्न हमेशा कुंडली का पहला घर होता है। पहला घर यानी आप स्वयं? आप स्वयं, आपका भौतिक शरीर, आपका स्वास्थ्य, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और आपके व्यक्तित्व की बाहरी परत। ये वो मुखौटा है जिसे पहनकर आप दुनिया से मिलते हैं। ये वो पहली छाप है जो आप दूसरों पर छोड़ते हैं। ये मैं दुनिया को कैसा दिखता हूँ का जवाब है। अगर आपका लगन ही गलत है तो पूरी गणना ही व्यर्थ हो जाएगी। मतलब अगर किसी का लग्न मेष है तो वो ऊर्जावान और आक्रामक दिख सकता है, भले ही उसका चंद्रमा मीन राशि का होकर उसे अंदर से बेहद संवेदनशील बनाता हो। बिल्कुल सही। मेष लग्न वाले लोग अक्सर ऊर्जा से भरपूर, थोड़े जल्दबाज दिख सकते हैं। वहीं वृषभ लग्न वाले शांत, स्थिर और कलात्मक स्वभाव के दिख सकते हैं। आपका लग्न वो फिल्टर है जिसके माध्यम से आपकी सूर्य की आत्मा और चंद्रमा का मन दुनिया में प्रकट होता है। तो अब हमारे पास 3 किरदार हैं। सूर्य यानी आत्मा का निर्देशक, हाँ, चंद्रमा यानी मन का अभिनेता, और लग्न यानी मंच और वेशभूषा। बहुत सुंदर। ये तीनों मिलकर किसी के जीवन की कहानी कैसे लिखते हैं? चलिए उस उदाहरण पर वापस चलते हैं जिसकी हमने बात की थी, जिसका सूर्य सिंह में, चंद्रमा मीन में और लग्न कन्या में है। बहुत अच्छा। चलिए इस व्यक्ति के अंदर की दुनिया को समझते हैं। सूर्य सिंह में आत्मा के स्तर पर निर्देशक कह रहा है, तुम्हारी कहानी महानता के बारे में है। तुम्हें मंच पर होना चाहिए, तुम्हें नेतृत्व करना चाहिए। मतलब पहचान और सम्मान की भूख। एक गहरी, कभी न मिटने वाली भूख है। लेकिन चंद्रमा मीन में तो मन का अभिनेता बहुत भावुक, संवेदनशील और कल्पनाशील है। सपनों की दुनिया में रहने वाला। जी, वो शोर शराबे से दूर एकांत में रहना चाहता है। वो एक कवि है, दार्शनिक है। और लग्न कन्या में, और मंच और वेशभूषा जो कन्या राशि की है,
वो बहुत व्यवस्थित, व्यावहारिक और आलोचनात्मक है। दुनिया के सामने उसका व्यक्तित्व एक कुशल मैनेजर जैसा है। वो हर चीज को परफेक्शन के साथ करना चाहता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो क्या इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति का सबसे बड़ा संघर्ष अपनी लीडरशिप की इच्छा जो सिंह से आ रही है, हाँ, और अपनी भावुकता जो मीन से आ रही है, एग्जैक्टली। इनके बीच संतुलन बनाना होगा। बिल्कुल। जबकि दुनिया उसे सिर्फ एक परफेक्शनिस्ट के तौर पर देख रही है। आपने इसकी आत्मा को पकड़ लिया। ये एक क्लासिक इम्पोस्टर सिंड्रोम का ज्योतिषीय नक्शा हो सकता है। अच्छा। आत्मा कहती है मैं नेतृत्व करने के लिए पैदा हुई हूँ, लेकिन मन सपनों में डूबा रहता है, क्या मैं इसके काबिल हूँ? और दुनिया के सामने वो सिर्फ अपनी कार्यकुशलता दिखाते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा नहीं। ये अंदरूनी टकराव ही उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। तो फिर असली सवाल पर आते हैं, इन तीनों में से प्राथमिकता किसे दें? अगर कभी टकराव हो तो किसका प्रभाव ज्यादा होगा? देखिए, यहाँ कोई एक विजेता नहीं है। ये एक टीम की तरह काम करते हैं और स्थिति के हिसाब से किसी एक खिलाड़ी की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे कि अगर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या है तो लग्न और लग्न का स्वामी सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो शरीर है। जी। अगर मानसिक शांति या रिश्तों में अनुकूलता की बात है तो चंद्रमा की स्थिति सबसे निर्णायक होती है। आपका बैंक बैलेंस कितना भी हो, पर अगर चंद्रमा पीड़ित है तो आप रात को शांति से सो नहीं पाएंगे। और करियर के लिए? और जब बात आत्मविश्वास, करियर में सफलता या समाज में पहचान बनाने की आती है तो सूर्य और लगन दोनों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। सूर्य आत्मा का बल देता है और लगन उस बल को दुनिया में प्रकट करने का रास्ता। ये बहुत स्पष्ट हो गया। अब उन आम गलतफहमियों पर आते हैं जो ज्योतिष को लेकर फैली हुई है। सबसे आम, मैं वृश्चिक हूँ इसलिए मुझे गुस्सा आता है। ये कहाँ तक सही है? ये ज्योतिष का सबसे बड़ा सरलीकरण और मिथक है। किसी एक राशि से पूरे व्यक्तित्व को आंकना ज्योतिष के सिद्धांत के ही खिलाफ है। अच्छा। हो सकता है किसी की चंद्र राशि वृश्चिक हो जो उसे तीव्र भावनाएं दे, लेकिन अगर उसका लग्न तुला जैसा शांत हो और चंद्रमा पर बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो वो व्यक्ति बहुत ही शांत और आध्यात्मिक स्वभाव का हो सकता है। तो पूरी कुंडली देखनी पड़ती है? एक पूरी कुंडली इन तीनों के अलावा बाकी 9 ग्रहों, 12 भावों और चल रही दशाओं का एक जटिल मिश्रण होती है। सिर्फ एक टुकड़े को देखकर पूरी तस्वीर का अंदाजा लगाना असंभव है। और रत्नों के बारे में भी यही बात लागू होती होगी। अक्सर लोग सिर्फ राशि देकर रत्न पहन लेते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक चलन है। उपाय हमेशा समस्या की जड़ से जुड़ा होता है, ना कि सिर्फ एक लेबल से। एक उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। किसी की चंद्र राशि मकर है और वो मानसिक शांति के लिए मोती पहन लेता है जो चंद्रमा का रत्न है, लेकिन ज्योतिष में शनि जो मकर का स्वामी है और चंद्रमा को शत्रु माना जाता है। ओह। अगर उसकी कुंडली में चंद्रमा छठे घर जैसे किसी मुश्किल भाव में बैठा है तो वो मोती पहनकर अनजाने में अपनी मानसिक परेशानियां, कर्ज या सेहत की समस्याओं को कई गुना बढ़ा सकता है। तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है? विनाशकारी भी हो सकता है। उपाय हमेशा पूरी कुंडली के विश्लेषण के बाद ही तय होता है। एक और चीज, सन साइन कंपैटिबिलिटी, इसमें कितनी सच्चाई है? लगभग 0। ये मार्केटिंग का एक बहुत सफल टूल है, लेकिन ज्योतिषीय सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं। कुंडलियों में चंद्रमा, शुक्र, मंगल और बृहस्पति की स्थिति को देखते हैं। सिर्फ 2 सूर्य राशियों को मिलाना ऐसा है जैसे सिर्फ 2 देशों के राष्ट्रपतियों के आधार पे ये तय कर लेना कि उन देशों के सारे नागरिक एक दूसरे से प्यार करेंगे। ये तो हास्यास्पद है। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये है, सूर्य राशि आपकी आत्मा है, आपका मूल उद्देश्य, आपका क्यों। जी। चंद्र राशि आपका मन है, आपकी भावनाएं, आपका कैसा महसूस होता है। सही। और लग्न आपका शरीर और दुनिया के लिए आपका फिल्टर है, आपका कैसे दिखते हो। बिल्कुल। इन्हें अलग अलग देखना अधूरी जानकारी है। असली समझ तब आती है जब इन तीनों को एक साथ मिलाकर देखा जाता है। ये तीनों मिलकर उस अनोखी कहानी की शुरुआत करते हैं जो आपकी कुंडली बताती है। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार छोड़ने लायक है, इन तीनों को समझना तो बस पहला कदम है। हाँ। ये तो बस कहानी के मुख्य किरदारों का परिचय है। सही कहा। तब शुरू होती है जब हम ये देखते हैं कि ये तिकड़ी कुंडली के 12 अलग अलग घरों में बैठे बाकी ग्रहों के साथ कैसे तालमेल बिठाती है, क्योंकि असली ड्रामा, असली एक्शन और जीवन की असली कहानी तो वहीं से शुरू होती है। नमस्कार। नमस्कार।